हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, यानी कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या बीए के बैकग्राउंड से हैं, आप अकाउंटिंग फील्ड में आना चाहते हैं, या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और अकाउंटिंग की जॉब के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, या फिर अकाउंटेंट है, आप सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट में अप्लाई करने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है और उनके पास में अच्छी जॉब नहीं है, यानी कि कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो आप कॉमर्स फील्ड में सर आ सकते हैं। और कॉमर्स फील्ड में आने के बाद 2 से 3 महीने का या 6 महीने का एक कोर्स कर लें। ये कोर्स करने के बाद में आप एक अच्छी अकाउंटेंट की जॉब पा सकते हैं, क्योंकि साइंस में क्या होता है कि हमारे पास में कोई अच्छी डिग्री हो तो ही हमको जॉब मिलती है, लेकिन कॉमर्स में ऐसा है कि अगर आपके पास में कोई डिग्री नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12th भी पास आउट किया हुआ है और आपने टेली या एक्सेल का या फिर इस टाइप के कोई एक कोर्स कर लिया, इस कोर्स करने के बाद एक अकाउंटेंट की जॉब आप कर सकते हो। आपके पास में बीकॉम की डिग्री है, आप आराम से जॉब पा सकते हो। तो साइंस की तरह नहीं होता है, कॉमर्स के अंदर जॉब आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है, यानी कॉमर्स फील्ड के अंदर अकाउंटेंट की जॉब इजीली आपको मिल जाती है और आप पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाने वाले हो या फिर कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वहां पर क्या क्या कार्य किया जाता है, जिससे आपके लिए इजी होगा कि हाँ, वहां पर ये कार्य किया जाता है, ये कार्य हमको आता है या नहीं आता है, तो हम सीख लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहाँ पे क्या क्या कार्य किया जाता है। देखो, जो भी अकाउंटिंग जो होती है ना, वो किसी बिजनेस की होती है। अकाउंटिंग किसकी होती है? किसी बिजनेस की होती है, चाहे वो बिजनेस कोई पर्सन करता है, पार्टनरशिप फॉर्म करती है या कंपनी करती है। तो बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में होता है गुड्स को परचेज किया जाता है और उस गुड्स को ही सेल्स किया जाता है, या मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं तो रॉ मटेरियल परचेज करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो आएंगे ये परचेज के इनवॉइस आएंगे। पहला काम हमारा जो होता है बिजनेस के अंदर, वो होता है परचेज की जो इनवॉइस आते हैं, जो गुड्स परचेज करते हैं, वो इनवॉइसेस को हमें टेली प्राइम के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करोगे, नॉर्मली टेली प्राइम ज्यादा यूज किया जाता है, तो टेली प्राइम के अंदर हमको क्या करना है? उनको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, चाहे वो इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो। इंट्रास्टेट से जीएसटी जीएसटी होगा और इंटरस्टेट हो तो आईजीएसटी चार्ज करना है। ये आपको कोर्स के अंदर सिखाया जाता है कि कब जीएसटी चार्ज करना है, कब जीएसटी चार्ज नहीं करना है, कौन सा सीजीएसटी है, कौन सा आईजीएसटी चार्ज करना, वो तो आपको सिखा दिया जाता है। तो हमें क्या करना है? सर, परचेज के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने। परचेज के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में जो आपके हार्ड कॉपी के अंदर जो इनवॉइसेज होते हैं, उन इनवॉइस को आपको प्रॉपर फाइल के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। क्यों सर? क्योंकि ये हमारे जब ऑडिट करते हैं, ऑडिटर्स हमारे यहाँ पर ऑडिट करने के लिए आते हैं, तब वो एक एक इनवॉइस चेक करते हैं। जो हमारे टेली के अंदर जो ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, उसके आपके पास तो कुछ न कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो वो प्रूफ आपके इनवॉइसेस है, उन इनवॉइसेस को आपको संभाल के आपको फाइल के अंदर रखना होता है। और फाइल के अंदर रखने का भी एक तरीका होता है। जैसे जैसे आपने एंट्री पास की वैसे वैसे रखना है। जैसे आपके ओल्ड बिल नीचे रहेंगे, न्यू बिल आपके ऊपर रहेंगे, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से फाइल करना है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स की। जो हमने परचेज किया वो सेल्स करते हैं, जिस पार्टी को आपने सेल्स किया उसका आपको इनवॉइस क्रिएट करना है। अब उस इनवॉइस में आपको आईजीएसटी चार्ज करना है, सीजीएसटी चार्ज करना है या एसजीएसटी चार्ज करना है, ये आपके स्टेट वाइज डिपेंड करेगा, सेम स्टेट के अंदर है या फिर अदर स्टेट के अंदर आपको सेल्स करना है। अगर आपकी गुड्स की वैल्यू यानी कि इनवॉइस वैल्यू अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा है, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। वो ई वे बिल जिससे आपको या जीएसटी के पोर्टल से आपको जाकर वहां पर ई वे बिल जनरेट करना होगा और इनवॉइस के साथ में आपको वो ट्रांसपोर्टर को देना होता है। तो ये काम भी आपको करना है। जब भी हम इनवॉइस प्रिंट करते हैं तो वहां पर प्रिंट 3 कॉपी निकलती है। एक कॉपी निकलती है आपके जो परचेजर है, यानी आपसे कुछ परचेज करे कस्टमर है, उनके लिए निकलती है। दूसरी ट्रांसपोर्टर के लिए निकलती है और तीसरी ट्रिपलेट जो होती है वो हमारे लिए निकलती है। हमारे लिए का मतलब होता है कि सर, इस जो इनवॉइस आपका सेल्स का होता है उसको भी आपको अलग से प्रिंट निकाल के रखना होता है। बहुत सारे अकाउंटेंट्स जो होते हैं उसको नहीं रखते हैं, लेकिन मेरा सजेशन आपसे यही रहता है कि आप उसका भी एक प्रिंट निकाल दें और वो प्रिंट आप प्रॉपर तरीके से उसकी भी एक फाइल कर लें। क्यों? क्योंकि अगर आपने टेली का डेटा बैकअप भी लिया हुआ, आपका टेली भी सही तरह से वर्क कर रहा है, लेकिन किसी रीजन की वजह से टेली का डेटा बैकअप भी आपका काम नहीं करे और टेली भी आपका काम नहीं करे, तो उस कंडीशन में आपके पास में अगर हार्ड कॉपी के इनवॉइसेस होंगे तो वापस आप टेली प्राइम के अंदर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कि परचेज और सेल्स के आपको इनवॉइस रिकॉर्ड करने हैं और इस इनवॉइस को प्रॉपर तरीके से आपको फाइल करना है। इसके बाद सर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आप बैंक में जाओगे, बैंक स्टेटमेंट आपको लाने होंगे, क्योंकि हमें बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से एंट्री करनी होती है, तो आपको बैंक भी जाना पड़ेगा। बैंक जाके आपको बैंक स्टेटमेंट लाने होंगे। बैंक स्टेटमेंट से आपको वो ट्रांजेक्शन पास करने होंगे जो ट्रांजेक्शन आपने पास नहीं किए हुए आपके बैंक स्टेटमेंट में।
तो बैंक स्टेटमेंट जहां क्रेडिट होता है वो हमारी इनकम होती है, यानी कि पैसा आता है, और जो डेबिट होता है वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि बैंक में उल्टा होता है। आप जो भी अकाउंटिंग करते हो अकाउंटिंग का उल्टा होता है बैंक के अंदर, तो उसके हिसाब से आपको वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में आपको उसको रिकंसाइल करना होता है, यानी बैंक स्टेटमेंट को आपके टेली के हिसाब से रिकंसाइल करना होता है। रिकंसाइल क्यों करना होता है? क्योंकि हमने किसी को फॉर एग्जाम्पल चेक दिया, या हमने किसी से चेक लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को चेक दिया और हमने तो उनको चेक दिया, जैसे ही हमने चेक दिया हमने तो एंट्री पास कर दी, हमारे टेली में जो बैंक है उसमें से अमाउंट डिडक्ट हो गया, लेकिन बैंक में अभी तक उन्होंने लगाया नहीं, तो बैंक का अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, तो बैंक का अमाउंट हमारे टेली के अमाउंट से मैच नहीं करेगा, इसलिए उसको हमको क्या करना है? रिकंसाइल करना होगा। रिकंसाइल करने के बाद में आपने सभी स्टेटमेंट पर किए, जो भी आपके डेली रूटीन के जो खर्चे होते हैं, डेली रूटीन के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उन ट्रांजेक्शन को आपको बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, या कैश हो तो कैश बुक के हिसाब से आपको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना है। जो भी आपके पेमेंट वाउचर होंगे उस वाउचर की आपको प्रिंट निकाल के छोटी सी फाइल में लगा देना है। तो ये ट्रांजेक्शन आपके एवरी मंथ, यानी 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक हमको ये सभी काम करने होते हैं। 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक हमको ये सभी काम करने होते हैं। इसके बाद आता है सर आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मंथ 1/4 से लेके 30/4 आपका कंप्लीट हो गया, ये मंथ आपका कंप्लीट हो गया। इस मंथ के जीएसटी के रिटर्न आपको फाइल करने होते हैं, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। ये कब फाइल करना होता है ये हम देख लेते हैं। जीएसटीआर 1 जो होता है ये आउटवर्ड सप्लाई के लिए, सेल्स के लिए होता है। ये आपको 1 तारीख से लेकर 10 तारीख, यानी कि हम 1 मई से 10 मई तक ये जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स देनी है प्रॉपर तरीके से, जो भी आपने सेल्स किए हो उसकी पूरी डिटेल्स आपको जीएसटीआर 1 B2B या B2C के अंदर देनी है। अगर आप QRMP स्कीम IFF के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो क्वार्टरली फाइल करना, जिसमें B2B की डिटेल्स तो आपको मंथली देनी है। ये आपको सब कोर्स में सिखाया जाता है कब क्या करना होता है सर। इसके बाद 11 तारीख से लेके, यानी कि 13 तारीख लास्ट होती है जीएसटीआर 1 फाइल करने की। इसके बाद सर 13 तारीख से लेके यानी कि 20 तारीख के बीच में आपकी जो भी आपने परचेस किया हुआ वो आपके जीएसटीआर 2B के अंदर शो होता है। तो जीएसटीआर 2B को आपके परचेस के हिसाब से मैच करना होता है कि आपने जितना भी परचेस किया हुआ है, आपके जितने भी इनवॉइसेज है, वो इनवॉइसेज सामने वाली पार्टी ने उनके जीएसटीआर रिटर्न 1 के अंदर शो किए हैं, और आपके जीएसटीआर 2B के अंदर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपको प्रॉपर तरीके से रिकंसाइल करना है। जो इनवॉइसेज शो नहीं हो रहे हैं उसको नेक्स्ट मंथ में आईटीसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। लेकिन अगर आपके जीएसटीआर 2B में आईटीसी नहीं है तो वो आईटीसी आपको वहां पे नहीं लेनी है। अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से उसका एक रिकंसाइल फॉर्म बनाइए, एक्सेल शीट बनाइए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बना के किसी पर्सन को, जो भी आपके सीनियर अकाउंटेंट है या फिर आपके सीए है या टैक्स कंसल्टेंट है, जिनसे भी आप रिटर्न फाइल करवाना चाहते हो उनको वो डिटेल्स आपको ही प्रोवाइड करनी होगी। तो जीएसटीआर 2B से मैच करना, जीएसटीआर 2B से मैच करने के बाद में आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना है। तो ऐसे ये काम जो होता है ये हर मंथली अगर आप फाइल कर रहे हो रिटर्न तो मंथली करना है, अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो आपको क्वार्टरली करना। मंथली के 12 रिटर्न करने हैं तो 12 मंथ की 12 रिटर्न, यानी कि जीएसटीआर 1 12 रिटर्न, जीएसटीआर 3B 12 रिटर्न। क्वार्टरली आपको अगर करने हैं तो फिर हर 3 महीने के हिसाब से रिटर्न आते हैं तो वो भी आपको वहां पर करना है। तो ये तो सर हमारा हो गया जीएसटी का काम, मतलब कि जीएसटी के अंदर प्रॉपर आपको इस तरह से काम करना है हर मंथली। अब बात करते हैं हम यहाँ पे टीडीएस की। अगर आपकी टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी आप पे है, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया कि आप किसी भी पर्सन को पेमेंट करोगे किसी एक्सपेंसेस का, या फिर आप किसी को सैलरी दोगे, सैलरी का टीडीएस डिडक्ट करोगे, इसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे 194C 194J 194I, ये जो सेक्शन होते हैं उस सेक्शन के थ्रू आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो अगर आपकी टीडीएस लाइबिलिटी है, आप टीडीएस डिडक्ट करने के लिए एप्लीकेबल, तो आप टीडीएस डिडक्ट कीजिए जिस किसी को पेमेंट कर रहे हो उस समय। तो पेमेंट करते समय हमें क्या करना है? टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस डिडक्ट करने के बाद उसकी एंट्री हमको करनी है। क्या करनी है? उसकी एंट्री हमको टेली प्राइम के अंदर करनी है। एंट्री करने के बाद आपको 30 तारीख तक, यानी पूरे महीने तक आपको जिसका भी टीडीएस आपने डिडक्ट किया उसकी एंट्री पास करनी है टीडीएस पेबल की। इसके बाद आपको नेक्स्ट 7 यानी कि 7 मई 2022 तक आपको टीडीएस का पेमेंट करना चालान नंबर 281 के थ्रू सेक्शन वाइज आपको पेमेंट करना होता है। तो वो आपको 7 यानी कि नेक्स्ट 7 मंथ तक आपको इसका पेमेंट करना। टीडीएस जो भी आपने पेमेंट किया है तो अप्रैल मई जून यानी कि ये 3 महीने का क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया जाता है नेक्स्ट 31 जुलाई 2022 तक, फॉर एग्जाम्पल 22 तक।
यानी कि अप्रैल मई जून 30 जून तक जो भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ वो 3 महीने तक जो पेमेंट किया हुआ उसका रिटर्न आपको फाइल करना होता है क्वार्टरली। तो जीएसटी की अगर सॉरी टीडीएस की अगर हम बात करते हैं, आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हो तो उसका आपको नेक्स्ट मंथ पेमेंट करना है और क्वार्टरली आपको उसका रिटर्न फाइल करना है। इसी तरह से 4 क्वार्टर का आपको रिटर्न फाइल करना है, मंथली पेमेंट करना है। सर अगर हम 7 तारीख तक पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, अगर लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये जो काम होते हैं कि आपको हर मंथली करने होते हैं। अगर आपके पीएफ और ईएसआईसी एप्लीकेबल है तो आपको पीएफ भी डिडक्ट करना होगा, 12% पीएफ एम्प्लॉयर की तरफ से ऐड करना होगा, उसका पेमेंट आपको करना होगा, उसके चालान आपको भरने होंगे, उसका भी आपको रिटर्न फाइल करना होगा। तो यानी कि जीएसटी, टीडीएस और पीएफ ईएसआईसी ये एक टैक्सेशन का पार्ट होता है जो हमें हर मंथली या फिर क्वार्टरली हमको करना होता है। इस तरह से आपको ये पूरे साल तक काम करना है, पूरे साल। यानी कि अगर बात करते हैं अप्रैल से लेकर मार्च तक आपके ये काम हो जाते हैं। इसके बाद प्रॉपर तरीके से जीएसटीआर 1 को आपको मैच कर लेना है। आपके अप्रैल से लेकर मार्च तक के जितने भी सेल्स है उसके हिसाब से जीएसटीआर 1 के हिसाब से आपको मैच कर लेना। क्यों मैच करना? सर अगर कुछ भी मिस्टेक हुई है आपसे, कुछ भी अगर आपसे मिस्टेक हुई है तो वो आप प्रॉपर तरह से इसको रेक्टिफाई कर सके और आने वाले रिटर्न में उसको सुधार सकते हैं। इसी तरह से जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 को मैच कर लें कि आपने जो भी जीएसटीआर 1 के दिखाया वो आपके जीएसटीआर 3 के अंदर है, और जीएसटीआर 3 और जीएसटीआर 2 को मैच कर लें क्योंकि जो भी आपने इनपुट लिया हुआ वो इनपुट प्रॉपर तरीके से आपके जीएसटीआर 2 के अंदर है। यानी कि अक्सर आपने एक्सेस इनपुट तो नहीं ले लिया या फिर आपने कम इनपुट तो नहीं ले लिया। अगर कम ले लिया हो तो आने वाले रिटर्न में ज्यादा ले लें, और ज्यादा ले लिया तो आने वाले रिटर्न में कम कर दे। तो ये पूरे साल हमको सर एक प्रॉपर तरीके से चेक करना होता है। एक अच्छे अकाउंटेंट की पहचान होती है कि सब कुछ हम पहले से ही रेडी करते हैं। इसके बाद अगर हमारे बैंक, हमारे जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में हमको क्या दिखता है सर? लोन्स दिखते हैं, सिक्योर लोन दिखते हैं। सिक्योर लोन यानी कि बैंक से अगर आपने लोन लिए हुए तो उनके भी स्टेटमेंट आपको प्रॉपर तरीके से मंगवाने पड़ेंगे। अब स्टेटमेंट आपने मंगवा लिए, स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों अलग अलग होते हैं। तो इंटरेस्ट अमाउंट को आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है उसको लोन में से डिडक्ट करना होता है। दूसरा, अगर आपके बैलेंस शीट में अगर आपको एफडी दिख रही है तो एफडी का भी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मंगवाना होता है, इसका भी एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री आपको पास करनी होती है। इसके बाद आपके प्रोविजंस की एंट्री आपको पास करनी होती है। ये भी आपके एक अकाउंटेंट का काम होता है, क्योंकि प्रोविजन एंट्री का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मार्च का पेमेंट हम अप्रैल में करते हैं तो जो ईयर हमारा चेंज हो जाता है, हम एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम के आधार पर काम करते हैं। तो एक्यूरल सिस्टम ये कहता है कि जो एक्सपेंस जिस साल का है उसको इसी साल में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको एज ए अकाउंटेंट को करना होता है, और अकाउंटिंग करना बहुत ईजी है। बस इतना सिंपल सा काम आपको अकाउंटिंग में करने होते हैं। प्रॉपर तरीके से आपको कोई सी एक्सेल शीट मेंटेन करनी होती है। अगर आपके कोई बॉस आपके कोई लेजर्स की रिक्वायरमेंट करते हैं तो आपको लेजर्स प्रोवाइड करना होता है। आपको कोई स्टेटमेंट मंगवाते हैं तो वो आपको स्टेटमेंट प्रिंट करके उनको देना होता है। ऑफिस के एनवायरनमेंट को आपको थोड़ा सा संभालना होता है क्योंकि आपको सब कुछ ये है। अगर आपको कैश हैंडओवर दिया जाता है तो आपको कैश भी हैंडओवर वहाँ पे संभालना होता है। आपको एज एचआर की तरह भी काम करना होता है। आपकी जो भी इम्प्लॉय है उनकी आपको अटेंडेंस लेनी होती है। यानी कि ये छोटा मोटा ये जो काम है ये करना है। किसी किसी कंपनी में क्या होता है, परचेज ऑर्डर के लिए अलग पर्सन होता है, सेल्स के लिए अलग पर्सन होता है, रिसीवेबल के लिए अलग पर्सन होता है, जीएसटी के लिए अलग पर्सन होता है, टैक्सेशन अलग, टैक्सेशन के लिए अलग पर्सन, इसे भी काम होते हैं। लेकिन ओवरऑल जो काम होता है कंपनी के अंदर ये यही होता है। इतना सारा ही काम आपको हर ईयरली यानी हर मंथली आपको हर ईयरली करना होता है। एक ईयर का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। एक ईयर की आप अगर ऑडिट करवा लेते हैं, एक ईयर की अगर आप बैलेंस शीट फाइनल कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर भी सेम प्रोसेस होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। अब बात रही कि सर ये नॉलेज सब कहाँ से आएगा? हमको सीखना पड़ेगा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे हुए सब कुछ नहीं आता। अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है या अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट भी है, और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर अकाउंट में तो जॉब ही नहीं मिलती, आप तो 30-40 हजार की बात करें, उससे नॉलेज होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास में नॉलेज है तो जॉब मिलेगी, लेकिन आपके पास में नॉलेज ही नहीं है और आप बोल रहे कि मेरे को तो 20,000 की जॉब मिल जाए, इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यू वाला अगर आपसे कुछ पूछेगा आपको आएगा ही नहीं, तो काहे की जॉब मिलेगी? जॉब के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास में नॉलेज है तो आपको लाख रुपए तक की भी अकाउंटिंग के अंदर जॉब मिलती है, लेकिन नॉलेज के बिना कुछ नहीं है। तो नॉलेज लेने के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करनी होगी, यानी कि वो कोर्स करना होगा। कोर्स आपके ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। अगर ऑनलाइन कोर्स की बात करते हैं तो हम हमारा ऑनलाइन कोर्स कराते हैं जिसका नाम है टैक्स कंसल्टेंट, जो हम बेसिक से एडवांस भी करवाते हैं। यानी कि जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं और अपनी फील्ड में, अकाउंटिंग फील्ड में आ सकते हैं। और जो कॉमर्स स्टूडेंट है ऑलरेडी अकाउंटिंग में जॉब कर रहे हैं, उनको एडवांस सीखना है, यानी कि जीएसटी रिटर्न सीखना, इनकम टैक्स रिटर्न सीखना, ITR 3, ITR 4, ITR 5, 6, यानी कि ये सब कुछ ओवरऑल टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग करना सीखना है,
टैक्स ऑडिट सीखना है, ये सब कुछ सीखना है, तो हमारे लिए उनके लिए कोर्स है एडवांस टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, 2 से 2.5 महीने का होता है। तो अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या फिर प्रॉपर तरीके से अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंटिंग फील्ड में अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस हमारी चलती है रात को 8 बजे से लेकर 8:30 9:30 बजे तक, और एडवांस वालों के लिए 9:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। ये 2 बैचेस हमारे चलते हैं, कंटिन्यू बेच चलते हैं। उस बैच की जो भी लिंक है, यानी बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.ksr.com, वहां पर जाकर हमारे कोर्स की डिटेल आप वहां से देख सकते हैं, और आप इस कोर्स को ज्वाइन करके एक अच्छा सा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, और आप एक अकाउंटिंग फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट, पीएफ, ईएसआईसी और कॉस्टिंग और एफएम के रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। अब इस चीज में आप एक्सपर्ट बनने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।